मेरी सास ने मुझे बरी में पूरे 30 फैंसी जोड़े दिए थे। अभी मेरी शादी को एक हफ्ता ही हुआ था और मेरी सास का कहना था कि मैं उनकी दी हुई बरी में से रोज एक जोड़ा निकाल कर पहनूं। मुझे उनकी ये बात बड़ी अजीब लगी, क्योंकि उन्होंने मुझे बरी में सारे फैंसी और बड़े ही महंगे जोड़े दिए थे। मैं इतने ज्यादा काम वाले जोड़े घर में कैसे पहन सकती थी? मगर सास की खुशी के लिए मैंने उन्हें इनकार ना किया और उनकी बात सर झुकाकर मान ली। पर हैरत की बात तो ये थी, मैं जैसे ही नहाकर निकलती तो मेरी सास मुझे कहती, बहू अपना पुराना जोड़ा मुझे दे दो, ये गंदा हो गया है, मैं तुम्हें इसके बदले बाजार से नया जोड़ा ला दूंगी। मैं हैरान होती कि भला एक दिन का पहना हुआ जोड़ा कैसे गंदा हो सकता है। फिर मेरी सास उसी दिन मुझे बाजार ले जाती और मेरी पसंद का जोड़ा मुझे खरीद कर ले देती और मेरा पुराना जोड़ा अपने पास रख लेती। फिर रात होते ही वो जोड़ा उठाकर छत पर चली जाती, जहां मेरी सास के अलावा किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। वो दिन में 2 से 3 बार छत पर बने कमरे में जाती थी। अगर इस बात का जिक्र मैं अपनी सास से करती कि वो मेरे जोड़े रात के वक्त छत पर क्यों ले जाती हैं, तब वो गुस्सा कर जाती और मुझे डांट कर अपने कमरे में भेज देती। अब तो मुझे यकीन हो गया था कि मेरी सास मुझसे कुछ छुपा रही थी। अब मैं भी इस घर की बहू थी और अब इस घर का हिस्सा बन गई थी। उन्हें मुझसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए था। मैं इस बात पर उनसे खफा रहने लगी थी। फिर एक रोज मेरी सास दोपहर के वक्त सोई हुई थी। मैं छुपकर जल्दी से ऊपर चली गई और जैसे ही मैंने उस कमरे में झांका तो मुझे चक्कर से आ गए, क्योंकि वहां तो मेरे सारे जोड़े एक बदसूरत। मेरा नाम राहीला है, मैं कराची के शहर की रहने वाली हूँ। मैं जब पैदा हुई तो मेरे वालिद की खुशी की इंतहा न रही और उन्होंने पूरे मोहल्ले में 3 रोज तक मिठाई बांटी थी। उनकी तो खुशी से पांव भी जमीन पर ना लगते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई बेटी की पैदाइश पर भी इतना खुश होता है क्या? हाँ जी, ये बिल्कुल सच है, क्योंकि मैं अपने 7 भाइयों के बाद पैदा हुई थी। मैं अपने 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। मेरे 7 भाई मुझसे बड़े थे। मेरे वालिदैन को बेटी की बहुत चाह थी, इसलिए मेरी पैदाइश पर उन्होंने खूब जश्न मनाया और मेरी परवरिश में उन्होंने कोई कमी ना छोड़ी। मेरे वालिद ने कराची की एक बहुत बड़ी मार्केट में अपनी बर्तनों की दुकान बनाई हुई थी, जो अच्छी खासी चलती थी। घर में किसी चीज की कमी ना थी। मेरे वालिदैन ने मुझे और मेरे 7 भाइयों को एक अच्छे स्कूल में दाखिल करवाया। मेरे 7 भाइयों को मैट्रिक करवाने के बाद वालिद साहब ने अपने साथ काम में लगा दिया, क्योंकि उनका काम दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था और उनसे अकेले इतना कारोबार संभाला नहीं जा रहा था। अल्लाह ताला के फजल से वालिद साहब ने मार्केट में एक दुकान से 3 दुकानें बना ली थी। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए वालिद साहब ने मुझे पढ़ने दिया। मगर मैंने जैसे ही बीए मुकम्मल किया तो उन्हें मेरी शादी की फिक्र लग गई, क्योंकि मैं अब 20 साल की हो चुकी थी और वालिद साहब चाहते थे कि अब मेरी जल्दी से शादी हो जाए, क्योंकि मेरे 3 भाइयों की शादी हो चुकी थी। खानदान में कोई मुनासिब रिश्ता न होने की वजह से अम्मी ने एक रिश्ते करवाने वाली को कह दिया और बहुत ही जल्द वो मेरे लिए एक रिश्ता ले आई। लड़के का नाम जमील था। वो एक प्राइवेट इदारे में एक अच्छी पोस्ट पर लगे हुए थे। माहाना 1 लाख तनख्वाह थी और सबसे बढ़कर ये कि जमील मुझे और मेरे घर वालों को बहुत पसंद आए थे। मेरी रजामंदी से मेरे वालिदैन ने इस रिश्ते के लिए हाँ कह दी। 2 माह बाद मेरी और जमील की शादी बड़ी धूमधाम से हो गई थी। मैं दुल्हन बनकर जमील के घर आ चुकी थी। जमील को मैंने अपनी सोच से भी ज्यादा बढ़कर पाया था। उनमें वो हर खूबी थी जो एक अच्छे मर्द में होती है। मेरे ससुराल में मेरी सास, मेरा ससुर, 3 देवर और एक नंद रहती थी। ये कुल 7 अफराद थे। मगर ससुराल आकर मैंने एक अजीब बात नोट की कि मेरे ससुराल में 7 अफराद थे, मगर खाना हमेशा 8 लोगों के लिए पकता था। अभी मेरी शादी को 2-3 दिन हुए थे, इसलिए घर के सारे काम मेरी सास ही करती थी। मेरे ससुर और शोहर जॉब करते थे, इसलिए वो जल्दी जल्दी नाश्ता करके दफ्तर चले जाते थे। शोहर की वजह से मैं भी जल्दी जाग जाती और जब हमारा नाश्ता कमरे में आ जाता तो मैं भी उसके साथ नाश्ता कर लेती। वो नाश्ते के बाद दफ्तर चला जाता और मैं अपने कमरे की सफाई करके बावर्ची खाने में आ जाती थी, जहां मेरी सास नाश्ता बना रही होती। मेरे 3 देवर भी छोटे थे और उनमें से 2 स्कूल जाते थे, जबकि उनसे बड़े वाला कॉलेज जाता था। इसलिए सुबह सवेरे वो बहुत शोर मचाते हैं
और जब वो तीनों घर से निकल जाते थे तो घर में बिल्कुल खामोशी छा जाती, क्योंकि अब घर में मेरी सास, नंद और मैं ही रह जाती थी। ऐसे में मेरी सास 2 पराठे बनाने की बजाय 3 बना लेती थी, जबकि मुझसे नजर बचाकर एक छोटी सी ट्रे सजा लेती थी। मेरी नंद वहीं बावर्ची खाने में नाश्ता कर लेती और फिर स्कूल चली जाती। ऐसे में वो छोटी सी ट्रे देखकर मैं हैरान रह जाती, मगर मेरी सास मेरे बावर्ची खाने में होने तक वो ट्रे मुझसे छुपा कर रखती थी। अभी मेरी शादी को 1 हफ्ता हुआ था, इसलिए मैं ये देखकर सोचती थी कि इस घर में 8वां कौन था जिसके लिए मेरी सास ट्रे सजाती थी। मेरी सास ने मुझे बरी में 30 फैंसी जोड़े दिए थे। उनका कहना था कि मैं रोज जमील के आने से पहले नहा धोकर उनकी दी हुई बरी में से एक जोड़ा पहनकर बैठूं। मुझे फैंसी जोड़े पहनने का शौक नहीं था, मगर सास के कहने पर मैं रोज एक फैंसी जोड़ा पहनने लगी। मगर हैरत की बात तो ये थी, जब भी मैं नहा कर निकलती तो सास मुझे कहती, बहू अपना पुराना जोड़ा मुझे दे दो, वो गंदा हो गया है, मैं तुम्हें इसके बदले बाजार से नया जोड़ा ले दूंगी। उनकी ये बात मुझे बड़ी अजीब लगती, मगर मैं चुप करके उन्हें अपना पुराना जोड़ा दे देती और वो मुझे उसके बदले एक नया जोड़ा ला देती। मैं उनकी ये बात समझ ना पाई थी। फिर एक दिन मेरी नंद ने अपने स्कूल के लिए कुछ चीजें खरीदनी थी। मेरी सास और नंद ने बाजार जाने का प्रोग्राम बना लिया। मुझे कहा कि तुम भी हमारे साथ चलो, आज मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद का जोड़ा ले दूंगी। मगर मैं घर में अकेली बोर हो रही थी, इसलिए मैं उनके साथ बाजार चल पड़ी। वैसे भी मेरी नई नई शादी हुई थी। पहले मेरी सास ने अपनी बेटी के लिए कुछ सामान खरीदा और फिर वो मुझे एक कपड़े की दुकान पर ले गई, जहां उन्होंने मुझे मेरी पसंद का फैंसी जोड़ा खरीद कर दिया। फिर उसी वक्त मैंने देखा कि मेरी नंद और सास ने ही मुझसे छुपकर एक बच्चे के कपड़े खरीद लिए। ये देखकर मैं हैरान हुई कि हमारे घर में इतना छोटा बच्चा कौन था। फिर मुझे ख्याल आया कि शायद वो हमारे होने वाले बच्चे के लिए ही कपड़े खरीद रहे थे। मगर फिर मैंने ये सोचा, अब ये तो खुशी की बात थी, इसलिए उन्हें ये बात मुझसे छुपानी नहीं चाहिए थी, बल्कि मुझे वो कपड़े भी दिखाने चाहिए थे। खैर, ये तो मैं जान गई थी कि वो मुझसे बहुत कुछ छुपा रहे थे और मुझे बताना नहीं चाहते थे। मैं ये बात अपने शोहर से भी नहीं पूछ सकती थी, क्योंकि नया नया साथ था, वो कहीं ये ना समझ ले कि मैं उनके घर वालों पर शक कर रही थी। इसलिए मैंने ये बात उनसे नहीं पूछी, बल्कि मैं तो बार बार इस बात को नजरअंदाज कर देती थी। मगर बार बार ये बात मेरे सामने आ जाती, क्योंकि अब मैं इस घर का फर्द थी और रोज मेरी सास का मुझे कहना कि तुम्हारा कल वाला जोड़ा गंदा हो गया है, तुम नहाकर नया जोड़ा पहन लो और ये मुझे दे दो। मुझे ये सब बड़ा अजीब लगता था। भला एक दिन में एक नया फैंसी जोड़ा कैसे गंदा हो सकता था, जबकि मैं तो सारा दिन अपने कमरे में रहती थी। नया जोड़ा पहनकर ना बाहर जाती और ना ही कोई काम करती। मैं रोज नहाकर नया जोड़ा पहन लेती और पुराना जोड़ा सास को देने के बाद उनके पास बैठ जाती। मेरी सास जोड़ा लेने के बाद बार बार छत पर बने हुए कमरे की तरफ देखती थी। घर की छत पर बना कमरा, जहाँ सिर्फ मेरी सास जाती थी। मैं सोचने लगी कि वहाँ ऐसा क्या था जो मेरी सास की नजरें बार बार वहीं उठ जाती थी। फिर एक दिन शाम को मैंने चाय बनाई तो मैंने सारा दूध चाय में डाल दिया। जब हम चाय पी रहे थे तब मेरी सास ने दूध का पूछ लिया और मैंने उसे बताया कि मैंने तो सारा दूध चाय में डाल दिया था। ये सुनकर वो फिक्रमंद हो गई और उसने जल्दी से ही मेरे देवर को बाजार से दूध लेने के लिए भेज दिया और उस बेचारे को चाय भी नहीं पीने दी। इस बात ने मुझे हैरान कर दिया था। फिर ऐसी कई बातें होने लगी जिनसे मुझे शक होने लगा कि मेरे ससुराल वाले कुछ तो मुझसे छुपा रहे थे। सास का रोज मुझे नया जोड़ा लाकर देना और मेरा पुराना जोड़ा अपने पास रख लेना, ये सब बातें मेरी समझ से बाहर थी। फिर दिन गुजरने के साथ साथ मैं घर के काम करने लगी और अब मुझ पर खाना पकाने की जिम्मेदारी भी आ गई थी। इससे पहले घर के सारे काम मेरी सास कर दिया करती थी और शाम के वक्त मेरी नंद उसकी मदद कर दिया करती थी। मगर मैं ऊपर वाली मंजिल के कमरे तक भी कभी नहीं गई थी, क्योंकि मेरी सास उसकी सफाई कर दिया करती थी और वो ये सब उस वक्त करती थी जब मैं अपने कमरे में आ जाती, ताकि मुझे उसके बारे में कुछ पता ना चल सके। मगर कब तक ऐसे चलता? आखिर मैं भी उस घर की बहू थी। ये लोग मुझसे ये राज कब तक छुपा सकते थे? और फिर वही हुआ। एक दिन मैंने दोपहर का खाना पकाया। दोपहर के वक्त मैं और मेरी सास ही होते थे।
मगर मैं अपने तीनों देवर और उनका भी खाना पकाती थी, क्योंकि वो आम तौर पर दिन के 2 बजे तक घर आ जाते थे। मगर मैं और मेरी सास 12:30 बजे तक खाना खा लेते थे। उस दिन मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने खाना खाने के बाद अपनी सास को बताया और अपने कमरे में आ गई। तबीयत खराबी के बावजूद मुझे नींद नहीं आई और मैंने सोचा कि सर दर्द की गोली ले लूं, इस सर दर्द से तो आराम आ जाए। इसलिए मैं अपने कमरे से बाहर निकल आई। अभी मैं बरामदे में ही थी कि मैंने बावर्ची खाने में अपनी सास को एक प्लेट में खाना डालते हुए देखा। ये देखकर मुझे हैरानी हुई, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही हम दोनों सास बहू ने खाना मिलकर खाया था। ये क्या? अचानक मेरी सास को फिर से भूख लग गई, मैंने अपने दिल में सोचा था। और उसी वक्त मैं हैरान रह गई जब मेरी सास ने वो प्लेट ट्रे में रख दी और उसे अपने दुपट्टे से ढांप कर बावर्ची खाने से बाहर निकली और सीढ़ियां चढ़कर छत पर जाने लगी। मैं जल्दी से बरामदे के पिलर के पीछे छुप गई ताकि वो मुझे देख ना ले, और फिर मैंने अपनी सास को उस कमरे में खाना ले जाते देख लिया। अभी मैं वहीं खड़ी थी कि अचानक सास नीचे आई और मेरी बरी के जोड़े, जो गंदा गंदा कहकर मुझसे ले लेती थी, वो फैंसी जोड़े भी उठाकर छत पर ले गई। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया था कि जरूर इस घर में कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गलत हो रहा था। क्यों मुझसे ये सब छुपाया जा रहा था? कहीं मेरी सास मेरी शादी वाले जोड़ों पर कोई जादू या ताबीज तो नहीं कर रही थी? मेरे दिमाग में बहुत सी बातें आ रही थी। मैं इस घर की बहू थी और अब इस घर का हिस्सा बन गई थी। आखिर छत पर क्या हो रहा था? मुझे इस बारे में बता देना चाहिए था। मैं ये बात सोचकर अपने ससुराल वालों से खफा हो गई, मगर मैं नहीं जानती थी कि ये मेरे भले के लिए था। मैंने दिल में इरादा कर लिया कि मैं अब सास को सारा दिन बातों में लगाए रखूंगी और ऊपर जाने नहीं दूंगी। अगले रोज मैंने नया फैंसी जोड़ा पहनने से इनकार कर दिया तो मेरी सास ने मुझे खूब डांटा और कहा कि बहू, इसे हमारे घर की रस्म समझो। अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो ये सब करना पड़ेगा। मैं ज्यादा बहस नहीं करना चाहती थी। मुझे डर था कि कहीं मेरे शोहर को इस बात का पता चल गया और उन्होंने अपनी माँ के कहने पर मुझे छोड़ दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी। इसलिए मैंने नहाकर सास का दिया हुआ जोड़ा पहन लिया और अपना उतरा हुआ जोड़ा सास को दे दिया। मगर मैंने प्लान के मुताबिक सास को सारा दिन बातों में लगाए रखा। आज दोपहर को उन्हें ऊपर जाने का मौका ना मिला। मुझे उनके चेहरे से साफ कोई परेशानी महसूस हो रही थी। शाम को मेरे शोहर जमील आए तो मैं मजबूरन सास को छोड़कर अपने कमरे में आ गई, मगर मेरी सास की नजरें कमरे की तरफ थी। रात के 9 बजे फिर उसी तरह मेरी सास एक ट्रे में खाना और मेरा उतरा हुआ जोड़ा लेकर छत पर चली गई। मैं चुप करके उन्हें देखती रही। अब तो इस राज को जानने के लिए मेरे सर पर एक जुनून सवार हो गया था। मैंने सोच लिया था कि एक दिन इस कमरे में जाकर देखना चाहिए कि आखिर वहां कौन है और मेरे उतरे हुए फैंसी जोड़ों के साथ क्या किया जा रहा है। और आखिरकार मुझे एक दिन मौका मिल गया। उस दिन जब मेरी सास नहाने के लिए बाथरूम में गई तो मैंने सोचा अब ये अच्छा मौका है कि मैं उस कमरे में झांक लूं। इसलिए मैं जल्दी से ऊपर वाली सीढ़ियां चढ़ने लगी। सच तो ये था कि ऐसा करते हुए मेरा दिल धक धक कर रहा था, क्योंकि मुझे डर था कि कोई दरवाजे से अंदर ना आ जाए। मगर मैंने पक्का इरादा कर लिया था, इसलिए मैं रुकी नहीं और उस बंद कमरे के सामने पहुंच गई। और जैसे ही मैंने उसमें झांका तो आगे का मंजर देखकर मुझे चक्कर आ गए और मैं गिरकर बेहोश हो गई, क्योंकि वो तो एक बलानुमा चीज थी जो मेरे सामने बिस्तर पर लेटी हुई थी और मेरे सारे कपड़े सामने एक हैंगर पर लटके हुए थे। उसका चेहरा इतना अजीबो गरीब था कि मैं उसे देखते ही बेहोश हो गई। मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं बिस्तर पर लेटी हुई थी और अब सब घर वाले ही मेरे इर्द गिर्द बैठे हुए थे। मैंने देखा कि सब बहुत परेशान थे। मुझे होश में आता देखकर मेरी सास कहने लगी, शुक्र है राहीला तुम होश में आ गई, वरना मैं तो तुम्हें ऊपर वाले कमरे के सामने बेहोश देखकर डर गई थी। ये सुनते ही मुझे वो मंजर दोबारा याद आ गया जब मैंने उस कमरे में झांका था। इसलिए मैंने घबरा कर अपनी सास से पूछा ऊपर वाले कमरे में कौन था और वहां मेरे सारे फैंसी जोड़े क्यों लटकाए हुए थे। ये सुनकर मेरी सास कुछ देर के लिए खामोश रही और फिर कहने लगी, ये बात मैंने तुमसे इसलिए छुपाई थी क्योंकि मुझे पता था क्योंकि तुम भी बाकी लोगों की तरह से डर जाओगी, मगर तुम खुद ही उस तक पहुंच गई। ये कहकर मेरी सास ने मुझे एक नजर देखा और कहने लगी,
وہ میری بیٹی ہے جو کہ اس وقت 18 سال کی ہو چکی ہے، مگر اس کا وجود ایک چھوٹی بچی کی طرح ہے۔ دراصل میرے 4 بیٹے اور ایک بیٹی تھی اور مجھ سے مزید بچے پیدا کرنے کی طاقت نہیں تھی، اور یہ بات اس وقت مجھے ڈاکٹروں نے کہہ دی تھی جب میری بیٹی پیدا ہوئی، مگر میں چاہتی تھی کہ میری ایک اور بیٹی بھی پیدا ہو، اس لیے میں ایک بار پھر امید سے ہو گئی اور میں نے یہ بات سب سے چھپا لی، مگر یہ بات اپنے شوہر سے کیسے چھپا سکتی تھی؟ اس لیے پھر جب میرے شوہر کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ مجھ سے بہت خفا ہوئے اور اس نے مجھے کہا کہ اسے ضائع کروا دو، کیونکہ ڈاکٹر نے تمہیں منع کیا تھا، اب تمہاری صحت اس قابل نہیں کہ تم بچہ پیدا کرو، مگر میں ضد پر اڑ گئی۔ پھر ایک دن میری طبیعت خراب ہوئی تو میں ڈاکٹر کے پاس چلی گئی اور اس نے مجھے چیک اپ کے بعد بتایا کہ میری بیٹی ہے اور یہ بچی نارمل نہیں تھی، مگر اب اسے ضائع بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، ورنہ میری جان بھی جا سکتی تھی، کیونکہ مجھے اس وقت 8واں مہینہ تھا۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں کوئی غلط قدم نہیں اٹھاؤں گی، مگر میرے دل میں یہ بھی خیال آتا تھا کہ سائنس خدا نہیں تھی، اس لیے ان کی کہی بات جھوٹ بھی ہو سکتی تھی، مگر مجھے ڈاکٹروں کی بات پر اس وقت یقین آیا جب یہ بچی اس دنیا میں آئی اور ہم سب ڈر گئے، کیونکہ یہ کسی انسان کا بچہ لگ نہیں رہا تھا، اس کی شکل بہت ڈراؤنی تھی۔ سب نے مجھ پر غصہ کیا تھا کہ یہ تمہاری ضد کی وجہ سے ہوا ہے۔ اب اس بچی کو کوئی بھی گھر لے آنے کو تیار نہیں تھا، سب کا کہنا تھا کہ اس بچی کو کوئی میڈیسن دے کر یہی ختم کر دیا جائے یا پھر کسی فلاحی ادارے میں جمع کروا دیتے ہیں، مگر میں اس کی ماں تھی، میں اسے کیسے مار سکتی تھی یا پھر اکیلا کیسے چھوڑ سکتی تھی؟ اس لیے میں نے اپنے گھر والوں سے خوب جھگڑا کیا اور ضد کر کے اس بچی کو اپنے ساتھ لے آئی، اور پھر سب کے فیصلے کے مطابق اس بچی کو اوپر چھت والے کمرے میں رکھ دیا تاکہ کسی کو کچھ پتہ نہ چل سکے۔ اوپر میرے علاوہ کوئی نہیں جاتا اور میں خود ہی اس کا خیال رکھتی، کیونکہ اس کے بہن بھائی بھی تمہاری طرح اسے دیکھ کر ڈر جاتے تھے، مگر میری تو یہ اولاد تھی اور میں نے اسے جنم دیا تھا، اس لیے مجھے اس کا خیال رکھنا تھا۔ تمہاری شادی سے کچھ دن پہلے میں نے اسے تمہاری بری دکھائی تھی، تب میری بیٹی ضد پر اڑ گئی تھی کہ مجھے بھی ایسے جوڑے چاہیے۔ وہ کہتی تھی کہ آپ مجھے یہ جوڑے دے دیں اور اپنی بہو کے لیے نئے جوڑے بنوا لیں، مگر اس وقت میرے پاس اتنا وقت نہ تھا، کیونکہ شادی کو 2 دن رہ گئے تھے۔ تب میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ شادی کے بعد ایک ایک کر کے یہی سب جوڑے میں اوپر آ کر تمہیں دے جاؤں گی۔ پھر شادی کے بعد میں تم سے کیسے یہ جوڑے مانگ سکتی تھی، کیونکہ تم نے ابھی تک کوئی جوڑا پہنا ہی نہیں تھا۔ بہت سوچنے کے بعد میرے دماغ میں یہی ترکیب آئی کہ میں تمہیں روز ایک نیا جوڑا پہننے کو کہوں اور اگلے روز تم سے کسی بھی بہانے سے وہ جوڑا لے کر اپنی بیٹی کو دے دوں اور تمہیں بازار سے نیا جوڑا لے دوں۔ راہیلہ، میں اپنی بیٹی کو کسی بھی حال میں خوش دیکھنا چاہتی تھی، چاہے وہ 18 سال کی ہو گئی تھی، مگر وہ انتہائی ضدی اور چڑچڑی سی تھی، وہ اپنی ہر بات منوا کر رہتی تھی۔ اگر تمہیں یہ سب برا لگا ہو تو مجھے معاف کر دو، یہ کہہ کر میری ساس رونے لگی اور پھر مجھ سے کہا کہ راہیلہ بیٹی، کبھی کبھی جب میں بیمار پڑ جاتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد اس کا کون خیال رکھے گا، تب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اور میں سوچتی ہوں کہ کاش میں نے ان ڈاکٹروں کی بات مان لی ہوتی تو آج اس بیچاری کو بھی اتنی تکلیف سے نہ گزرنا پڑتا۔ اپنی ساس کو یوں روتا دیکھ کر میں نے انہیں معاف کر کے اپنے سینے سے لگا لیا۔ آخر میں بس اتنا ہی کہوں گی کہ دوستو، انسان اپنی زندگی میں کبھی کبھار ایسی غلطی بھی کر لیتا ہے جس کا خمیازہ اسے عمر بھر بھگتنا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی بہت زیادہ لالچ بھی ہمیں بہت تکلیف دیتی ہے، اس لیے خدا سے بہت زیادہ مانگنے کی بجائے اپنی بہتری ہی مانگنی چاہیے۔